दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नजरा। दोस्तों एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में हाल ही में हुई गंभीर घटना ने एक बार फिर भारतीय विमानन उद्योग की सुरक्षा और पारदर्शिता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ये महज एक तकनीकी चूक थी या किसी बड़ी लापरवाही की कहानी। कुछ सूत्रों के अनुसार फ्लाइट ओवरटेक हो सकती थी, तो कहीं यह पक्षी से टकराव का मामला तो नहीं। वहीं तकनीकी विशेषज्ञ इसे डिजाइन खामी या रखरखाव में कमी से जोड़ रहे हैं। पायलट को चेतावनी मिली थी या नहीं, डीजीसी और एमआरओ ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर रितनेश पाठक जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के न, प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एयर इंडिया ड्रीमलाइनर में हालिया तकनीकी खराबी का असली कारण क्या रहा? क्या ये डिजाइन दोष, रखरखाव की कमी या ओवरलोडिंग से हुई चूक थी? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, जहां तक मैं विमानन को समझता हूं और विमान उद्योग को समझता हूं, जो 787, 787, 788, 789 ये तीनों श्रेणी के जो विमान हैं, ड्रीमलाइनर हम्म। जिन्हें आप कहते हैं, ये बहुत ही सुरक्षित तकनीकी तौर पर माने जाने वाले बोइंग के विमान हैं। तो ये कहा जाना कि इनमें कोई तकनीकी खराबी होगी, तो वो तकनीकी खराबी एक पक्ष से हो सकती है, मेंटेनेंस से। अब मेंटेनेंस में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो दो चीजें जरूर संदेह के दायरे में हैं। अब ये तो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट न हो जाए कुछ भी विश्वसनीय तौर पर नहीं कहा जा सकता है। वो ये कि अगर फ्यूल का यानी पेट्रोल का जो प्रवाह है वो रुक गया होगा या बंद हो गया होगा, तो उस समय में जो इंजन में फ्यूल होता है या जो पाइपलाइन में फ्यूल होता है, उससे विमान 40 सेकंड तक उड़ सकता है। और 40 सेकंड का मतलब यह हुआ कि 625 मीटर, और लगभग लगभग विमान की जो दूरी थी रनवे से वो इतनी ही हुई थी जब वो गिर गया। तो एक संभावना ये है कि अब ये तो बिना पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये एक सबसे नजदीकी संभावना है कि अगर फ्यूल स्विच बंद था हम्म। तो पायलट को पता क्यों नहीं लगा। क्योंकि ये सब प्राइमरी चेक होते हैं। जब एक पायलट बैठता है अपनी सीट पर तो सबसे पहले वो इन्हीं चीजों को चेक करता है जी कि वो बिल्कुल। सारे मीटर्स चालू हों और इनमें कोई तकनीकी खामी की संभावना न दिखाई दे। हम्म। अब बचाइए कि क्या ऐसा हुआ। हम्म। पक्षी टकराना एक अलग स्थिति है कि पक्षी टकराने की स्थिति में ड्रीमलाइनर हमेशा दो इंजन के साथ चलता है। दो इंजन में पक्षी टकराने पर एक इंजन अगर बंद हो जाए तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरा इंजन उस विमान को दुर्घटना तो होने नहीं देगा, वो उसको उड़ा के ले जाएगा। और फिर हो सकता है कि वो टेक्निकल स्नैग में वापस लौट के उसी हवाई अड्डे पर उतार दिया जाए। वो एक संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हालांकि इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई इसका अभी तक स्पष्ट रूप से कहें तो कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। हम सब संभावनाओं की बात कर रहे हैं। अब जी जी। दूसरा आता है कि कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है उसमें जरूर तमाम चीजें होंगी जो उस दरमियान, अगर ऐसा हुआ होगा कि फ्यूल इंजेक्शन बंद होगा और फ्यूल इंजेक्शन की वजह से ये दुर्घटना की संभावनाएं बनी होंगी, तो दोनों जो पायलट होंगे उनके बीच में कुछ न कुछ इस बारे में बातचीत जरूर हुई होगी। जो कॉकपिट रिकॉर्डर जब उनके वॉइस बाहर आएंगे या रिकॉर्ड बाहर आएंगे तो पता लगेगा। अच्छा, मेरा जो अगला सवाल वो ये है, जैसे मतलब कि जैसे कि बड़ी तेजी से एरोप्लेन जो टेक ऑफ हुआ और जब स्पीड स्लो होने जी लगी तो पायलट ने मेडे कॉल दिया। और मेडे कॉल जी देने के बाद कहा गया कि मैं तमाम ताकत के साथ इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इंजन में जान ही नहीं थी। मिड कॉल पायलट जी कब करता है? जब जहाज उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि मुझे
किसी तरह बचाओ। इस सिनेरियो को आप कैसे जी। देखते हैं? तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें एक चीज तो जरूर लग रहा है कि डीजीसीए को और एयर इंडिया के स्टाफ को, टेक्निकल स्टाफ को ये कुछ जानकारी तो जरूर थी कि कहीं ना कहीं उनसे मेंटेनेंस में कुछ बड़ी चूक हो रही है। हुँ, और वो लोग इस पर बराबर, अब ये खतों की ताबत जो होती है वो बड़े सीक्रेटिव तरीके से होती है, तो वो चीजें तो हो रही थी। और जी, जी, जी। कुछ बाहर चीजें आई भी कि ऐसा हो रहा है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हुँ, ये चूंकि एक व्यापारिक मामला भी होता है, इमेज का भी एक मामला होता है, कंपनियों की इमेज का मामला होता है, तो इन चीजों को बहुत बाहर आने नहीं दिया जाता, बहुत उजागर नहीं होने दिया जाता और उनको बहुत सप्रेस किया जाता है। तो एक तो वो संभावना दिख रही है, ये ऐसा हुआ होगा। ग्राउंड स्टाफ जो मेंटेनेंस करता है, क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर है इनकी उड़ानें बड़ी लंबी लंबी होती हैं और नॉन स्टॉप उड़ानें भी होती हैं इनकी कई। अब जैसे यही उड़ान जो थी ये नॉन स्टॉप एक उड़ान थी, तो 16-17 घंटे 18 घंटे जब उड़ान होगी तो उसके बाद बहुत सारे कल पुर्जे बदलने भी पड़ते हैं, बहुत सारे कल पुर्जों को चेक भी करना पड़ता है, प्रॉपर रिपेयरिंग भी होती है। और जैसे टायर हैं उनको जो है एक इतनी लंबी उड़ान के बाद या एक नियमित दूरी तक उड़ान के बाद उनको बदल दिया जाता है। तो जी, ऐसी अगर कोई चूक हुई होगी तकनीकी तौर पर तो निश्चित रूप से जो उनका लॉग है, जो सर्विस लॉग होती है उनमें वो चीजें दर्ज होती हैं और जी। वो सामने तो आएंगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि पक्का, इतनी बिल्कुल। बड़ी विमान दुर्घटना हुई है। हुँ, हुँ, हुँ। कई ऐसी थ्योरी भी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं था, कहीं ये कुछ इस तरीके का तो नहीं था। तो अभी तो ये कहना कि उस पर एक कोई निश्चित राय बना लें या उस पर कोई एक निश्चित तकनीकी अ, विचार दे दिया जाए कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा या हाँ ये ऐसा नहीं हुआ होगा, ये बड़ा कठिन है। हुँ, लेकिन उन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक जैसे जी, आपने कहा कि भाई पक्षी से टकराने की, या तो ये घटनाएं होती तो जरूर हैं और जी, हुई भी हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर, यानी जैसे 1,000 फीट, 2,000 फीट, 3,000 फीट तक की ऊंचाई पर पक्षियों से टकराने की संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि हर एयरपोर्ट या एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका होता है वहां जी। पे कुछ इस तरीके के निरोधक वो लगे होते हैं इक्विपमेंट, जिनसे पक्षियों को दूर रखा जाता है। थोड़ा जी, जी, ऊपर जी। जाके थोड़ी और ऊंचाई लेने के बाद अगर ये जहाज टकराया होता तो एक संभावना मानी जा सकती थी। कभी कभी जी, जी, मिड एयर, जिसमें जिसको हम V2 हाइट कहते हैं, जी। वर्टिकल टू हाइट जो होती है, वो जब स्नैक के बाद पहली बार हवाई जहाज एयरबॉर्न होता है और एयरबॉर्न होने के बाद V1 से V2 की तरफ जब शिफ्ट करता है, वहां कभी कभी पक्षियों के टकराने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जैसे अब हम मुंबई के हवाई अड्डे की बात करें या दिल्ली हवाई अड्डे की बात करें, तो इनके जी, आसपास कई ऐसी जगह हैं जहां पक्षी तक वो मंडराते रहते हैं, तो ये एक संभावना बनती है। लेकिन वो तब तक इतनी ऊंचाई ले चुके होते हैं विमान कि 3, 3.5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई के पर चले जा चुके होते हैं, जहां पक्षियों के उड़ने की या उनसे उड़ के टकराने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर होती हैं। लेकिन सर ऐसे जो केसेस हैं, वो ज़्यादातर अहमदाबाद के एरिया में ही देखे जाते हैं, पक्षी से टकराने के जो जी। केसेस हुए हैं। जी। जी। और सर एक मेरा एक सवाल और है, क्या ड्रीमलाइनर विमानों से पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं? और क्या इस प्रकार की घटनाओं से एयर इंडिया ने कोई सीख ली है या फिर ये मामले लगातार होते ही जा रहे हैं? क्या पहले भी कभी ऐसा हादसा हुआ है? हाँ, एयरबस एयरबस 320 और एयरबस 323, इन दोनों में ये दो घटनाएं हुई हैं जो अलग अलग विमान कंपनियों की थी। मैं अब उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो क्योंकि उससे ये लगेगा कि कहीं ये व्यावसायिक कोई कमेंट ना हो जाए। हुँ, तो हुँ। 320 जो डोमेस्टिक इनमें बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, 323 जो डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, ये थोड़े छोटे विमान होते हैं ड्रीम लाइनर से। इनमें जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, फ्यूल कम होती हुँ, है। लेकिन इनमें अभी हाल में कुछ समय पहले ही एक विमान के साथ ये हुआ कि टकराया। जैसे आपने देखा होगा कि एक
विमान अभी एयर टर्बुलेंस में फंस गया था जम्मू कश्मीर में, जिसका आगे का हिस्सा नोज जो है वो डैमेज हो गया था ओले पड़ने की वजह से। तो ऐसे ही विमानों के पक्षियों के टकराने से शीशे फूटने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो फ्रंट विंडशील्ड होती है पायलट के सामने वाली वो फूटे हैं। कुछ पक्षी जो है विमान के इंजन में, मतलब जो राइट या लेफ्ट इंजन होते हैं उनमें जाके फंस गए, जिसकी वजह से उनके वो स्नैक कर गया, इंजन स्नैक कर गया और उनको उतरना पड़ा, कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। दुर्घटनाएं भी कुछ हुई हैं और भारत में भी हुई हैं। पंछियों के टकराने की दुर्घटनाएं तो हाँ, अक्सर हुई हैं, कई बार हुई हैं। मुंबई के एयरपोर्ट पर भी हुई हैं, दिल्ली में कम हुई हैं। अहमदाबाद चूंकि बहुत आबादी, बिल्कुल एयरपोर्ट से की दीवार के ठीक बाद ही आबादी शुरू हो जाती है, जो नियमों के हिसाब से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए था, तो वहां ये चीजें रहती हैं कि हाँ, इसकी एक प्रबल संभावना बनती है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन हम सिर्फ अभी उसको कह सकते हैं कि हुआ होगा, ये नहीं कह सकते कि ये ही है। जी, जी, मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, अभी तो बहुत चीज़ें निकल के आने वाली है। सर, डीजीसीए और जी। एनओसी की भूमिका कितनी ज़िम्मेदार रही है इस हादसे में? क्या विमान को उड़ान से पहले पूरी तरह से जाँचा गया था? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, डीजीसीए की कोई भूमिका उड़ान के पहले विमान को जांचने की नहीं होती है। जी, डीजीसीए एक अथॉरिटी है जो परिचालन से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को करती है। लेकिन जी, विमान की तकनीकी जांच, हर कंपनी हुँ, का अपना एक तकनीकी विभाग होता है जी, और बोइंग कंपनी के सेट पैरामीटर्स हैं हुँ, 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 जो वो अपने टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ को देते हैं, जिन पैरामीटर्स पर अगर उसमें काम कर रहे कल पुर्जे ठीक हैं हुँ, तो हुँ, वो उनको उड़ने की इजाजत देते हैं। डीजीसीए का काम सिर्फ इतना होता है कि वो विमानों के चाल चलन, उनके उड़ने, उनके कस्टमर सर्विस और उनके जो सेट रूट है उन पर जाने वाली जो नियमावली है उनको तय करते हैं, और कोई जी, गड़बड़ी हो तो उनकी जांच करते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, सामान्य परिचालन जो अ, विमान का होता है, रखरखाव होता है, वो हर कंपनी का अपना होता है। जैसे एयर इंडिया के केस में टाटा का है, जी, इंडिगो के केस में इंडिगो का है, लुफ्थांसा के केस में लुफ्थांसा का है, ब्रिटिश एयरवेज के केस में, तो उनका अपना इंजीनियरिंग से लेकर मेंटेनेंस का पूरा एक स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ जिसको कहते हैं, वो हर एयरपोर्ट पर होता है। उनके अपने हैंगर होते हैं जिनमें उन विमानों को फ्लाइट से उतरने के बाद ले जाया जाता है और उनमें उनके हर एक कल पुर्जे की जांच होती है। जैसे अगर वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, बर्फ की जमने की संभावनाएं उनके पंखों पर, जो फ्लैप्स होते हैं, उन पर बहुत होती है। तो उतरने के जी, बाद उनके हर एक नट बोल्ट की, जो फ्लैप्स होते हैं दोनों तरफ के, जो डैने जिन्हें कहते हैं, उनके हर एक नट बोल्ट की जांच होती है। अंदर जो रोटर चल रहा होता है, जो बूस्टर होते हैं, उनमें बर्फ जम जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं अत्यधिक शीतलता की वजह से। तो उन सबको साफ किया जाता है और बहुत प्रॉपर तरीके से साफ किया जाता है, तभी विमान को दोबारा एयरवर्दी, एयरवर्दी एक शब्द होता है कि उड़ने के योग्य, उनको करार दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही कोई पायलट विमान को हैंगर से रनवे की तरफ ले आता है। और जी, उसके बाद जब विमान को लोड करने के लिए लगाया जाता है और कॉकपिट ओपन की जाती है, उससे पहले विमान का जो पायलट होता है वो उसके हर पुर्जे को बाहर से अंदर तक एक चेक बार करते हैं। खुद चेक करता है। तो ये जी, 3 स्टेज की प्रक्रिया होती है जिसमें ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और पायलट, को शामिल पायलट और होते हैं। केबिन क्रू, ये हर चीज को चेक करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं। वहां अगर जी, कोई चूक हो गई है और मैनुअल मिस्टेक हो गई है, यानी जैसे अगर फ्यूल स्विच बंद रह गया किसी गलतीवश, मैं नहीं कहता कि अच्छा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा अगर हो गया तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई है, क्योंकि पायलट को तुरंत पता लग जाता है अगर फ्यूल स्विच बंद हो, तो उनके जो डैशबोर्ड होते हैं उसके मीटर तुरंत इंडिकेट करते हैं कि गड़बड़ हो गई है, आप रुकिए, उड़ान मत लीजिए, थ्रस्ट नहीं मिल रही है और पेट्रोल की सप्लाई जो है ब्लॉक है।
तो कुल मिलाकर ये छोटी-छोटी मिस्टेक है, लेकिन इनको जो पायलट है वो इग्नोर तो नहीं कर सकता। ऑब्वियस है सारी चीज़ें तो चेक हो ही होंगी और रीज़न कुछ और ही रहा होगा इसके पीछे। सर हम भी ट्रैवल करते हैं, अक्सर आप भी जाते हैं और पैसेंजर भी सफ़र करते वक़्त शिकायत करते हैं कि कहीं प्राइवेट एयरलाइंस का इतना बुरा हाल हो चुका है, कभी हमने ऐसा नहीं देखा, कभी ऑक्सीजन के दबाव होता है, पैसेंजर इतनी बेचैनी, घबराहट महसूस करता है। हम भी ट्रैवल करते हैं, हमारे साथ भी आजकल अक्सर ऐसे होने लग गया है। तो ऐसा ऑक्सीजन के कारण होता है, सरकार की जो मॉनिटरिंग सिस्टम भी क्या प्राइवेट हाथों में है? अगर ऐसा है तो क्या पैसेंजर की जान के जो साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या उनके पैसों की पूरी कीमत अदा नहीं की जा रही, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इस पर आपकी क्या राय है? इससे पहले भी यदि मैं ट्रैवल कर रही थी तो मतलब बहुत गर्मी थी, एसी भी काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले कि मैम थोड़ा ऊँचाई पे जाएगा, तो इसका कूलिंग ओपन हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें तो कभी देखी नहीं गई। इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं और आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, ये एयर इंडिया तो देखिए कुछ मामलों में बहुत बदनाम रही है और जी, जब सरकारी हाथों में थी, उस समय तो कुछ बहुत ज़्यादा ही हालत खराब थी। बहुत सारे जी, लोगों का ये कंप्लेन भी था कि उसमें कभी-कभी खटमल और कॉकरोच भी अंदर मिल जाते हैं लोगों को। सही कह रहे हैं मेंटेनेंस आप। की स्थिति चूँकि चूँकि ये सरकारी वो रहा है तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद जब इसका हस्तांतरण हुआ और इसको टाटा को दे दिया गया, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधारी गई। जी, लेकिन फिर भी अब जो एक सिस्टम बन गया है, जो स्टाफ हैं, जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एकदम से अचानक उनके अंदर वो एफिशिएंसी तो नहीं आ जाएगी। दूसरा ये है कि कॉस्ट कटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से तमाम एयरलाइंस जो है वो कम से कम स्टाफ और ओवरलोडिंग ऑफ स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं कि जो ज़मीन पे टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ हैं उनको जो है 6 से 8 घंटे ईमानदारी से ड्यूटी करनी चाहिए, वो 12 से 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि क्वालिटी का जो स्तर है वो कहाँ जा रहा होगा। दूसरा ये कि ये तय है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जो सेट किए गए हैं, वो उनका एक अपना एक चार्ट होता है, चेकलिस्ट होती है। आपने अगर कभी देखा हो बहुत सारे ऐसे वीडियो उपलब्ध होंगे, जिनमें एटीसी जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो अ, विमान में बैठने पर पायलट से पहले हर चीज़ें पूछता है और वो चेक, 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 चेक करके जवाब देता है। हुँ, एयर प्रेशर चेक, हाइड्रोलिक्स चेक, वाटर चेक, सब कुछ चेक करके जवाब देता है कि हाँ, वो सारी चीज़ें जो है सही-सही काम कर रही हैं। तभी एटीसी जो है वो उनको एयरबॉर्न होने की इजाज़त देता है कि अब आप उड़ जाइए। तो जी, अगर वो ये गलतियाँ हुई हैं तो निश्चित रूप से इसमें या तो ग्राउंड स्टाफ जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी या पायलट और केबिन क्रू जिन्हें हम मेंटेनेंस स्टाफ कहते हैं जो कि किसी तरीके की टेक्निकल स्नैग अगर आ जाए तो उसके लिए एक हुँ, टेक्निकल व्यक्ति होता है हर एयरलाइनर में ए जी, 32 में 320 में नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे में जरूर कस्टमर को जब ये सुविधाएं होती हैं कि आप उड़ते प्लेन में एसी बंद हो जाए, उड़ते प्लेन में धुआं आना शुरू हो जाए, अचानक से दरवाजा खुल जाए, तो निश्चित रूप से ये ग्राहकों के प्रति तो एक तरीके से बहुत बड़ा धोखा है। जी, और सबसे बड़ा धोखा ये है कि आप ग्राहकों के जान की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँचाएँगे और उसमें जी, अगर आप चूक करते हैं तो दरअसल आप एक जघन्य अपराध कर रहे हैं, जिसका अभी हुँ, भारतीय उद्योग जगत में तो नहीं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा या भारतीय नियमावली जो कानून है उनमें दंड की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विदेशों में इसके बड़े गंभीर परिणाम होते हैं हाँ, एयरलाइंस हुँ, के ऊपर। हुँ, तो अब जी, हमें भी ज़रूर कहीं न कहीं उन चीज़ों को सुधार करने और देखने की आवश्यकता है। हुँ। सर अब तो ऐसा है कि मतलब फ्लाइट में जाते हुए भी सोचते वक़्त भी डर सा लगने लगा है कि हम इस पर ट्रैवल करें या ना करें। ऐसे तो लगता है कि अपनी गाड़ी से ही निकल जाएँ, पॉसिबल हो के आस-पास जा सकते हैं। अब तो ख़ैर रिस्क ही लगता है जाना। अब ख़ैर आपने काफ़ी जानकारी दी हमें, काफ़ी कुछ समझाया है, जो हमारे और दर्शकों के ज़हन में जो सवाल चल रहे थे, आपने काफ़ी कुछ आज बताने की कोशिश करी। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे जुड़ेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे। आपने अपना कीमती वक़्त दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।